प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर राजश्री, सहायक आचार्य इतिहास विभाग, माणिक्यलाल वर्मा महाविद्यालय भीलवाड़ा। जिस टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और इसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो आंदोलन है उनमें हम गांधी जी के द्वारा चलाए गए आंदोलन की चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार गांधी जी का भारतीय राजनीति में पदार्पण हुआ और उन्होंने असहयोग आंदोलन छेड़ा और असहयोग आंदोलन के द्वारा सर्वप्रथम उन्होंने एक भारतीय जन आंदोलन की नींव रखी, क्योंकि उससे पहले जब हमने उदारवादी काल का या उग्रवादी काल का अध्ययन किया था तो देखा था कि इसमें सामान्य जनता का जो वो था उसका हस्तक्षेप कम था और जो जन आंदोलन न बन करके सिर्फ ये कुछ बुद्धिमान या बुद्धिजीवी वर्ग तक ही ये आंदोलन सीमित था। लेकिन अब कांग्रेस का आंदोलन असहयोग आंदोलन के बाद एक जन आंदोलन बन गया था। इसी कड़ी में जो दूसरा आंदोलन की जो हम चर्चा करेंगे वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1920 में जब असहयोग आंदोलन का अचानक स्थगन हो गया तो गांधी जी की लोकप्रियता को गहरा आघात पहुंचा था। इसके कारण जो भारतीय राजनीति थी उसमें एक नया दल जिसका नाम था स्वराज्य दल का उदय हुआ, जिसने असहयोग की कमान में एक दूसरी डोरी चढ़ाकर उसे नौकरशाही के गढ़ कौंसिलों के भीतर से छोड़ने का समर्थन कर एक सशक्त राजनीतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। परंतु 1926 के अंत तक इस स्वराज्य दल की स्थिति भी कमजोर पड़ गई और धीरे धीरे भारत के राजनीतिक पटल से स्वराज्य दल का अस्तित्व भी मिट गया। ऐसे में राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर एक बार पुनः गांधी जी के हाथ में आ गई। इस समय देश स्वराज्य के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हिंसात्मक तरीकों की ओर बढ़ रहा था और गांधी जी उन्हें सत्याग्रह के पथ पर ले जाना चाहते थे। अतः 1930 में उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। इस आंदोलन के लिए अनेक कारण उत्तरदायी थे, जिन्हें हम निम्न रूप से देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो आंदोलन के कारणों की। उसमें जो पहला कारण था वो था साइमन कमीशन। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भारतीयों में पर्याप्त रोष विद्यमान था। ऐसे में वायसराय लॉर्ड इरविन ने भारतीयों की संवैधानिक व्यवस्था में सुधार के लिए प्रतिवेदन देने के लिए एक जांच आयोग भारत भेजने का निश्चय किया। इसके अंतर्गत सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय आयोग 8 नवंबर 1927 को भारत आया, लेकिन इस आयोग के सारे सदस्य अंग्रेज रखे गए। अतः कमीशन के भारत पहुंचने पर उसका बहिष्कार किया गया। आयोग की रिपोर्ट 1930 में प्रकाशित की गई, जिसमें भारतीयों की आशाओं पर पूरा पानी फेर दिया। गांधी जी को इस रिपोर्ट से बड़ी निराशा हुई और इसके विरोध में उन्होंने शक्तिशाली आंदोलन छेड़ने का फैसला किया। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण जो भूमिका अदा करता है असहयोग आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ने के लिए वो था नेहरू रिपोर्ट। जिस समय भारतीय साइमन कमीशन का बहिष्कार कर रहे थे उस समय भारत मंत्री लॉर्ड बर्किनहेड ने कहा था कि कमीशन का बहिष्कार बुद्धिमत्ता नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय नेताओं को चुनौती दी कि वह एक ऐसे संविधान का निर्माण करके दिखाएं जिस पर समस्त भारतीय एकमत हो। कांग्रेस ने इस चुनौती को स्वीकार कर डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया और सम्मेलन में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त करने का निर्णय किया गया। इस समिति ने 10 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इस रिपोर्ट ने देश के सामने एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया, परंतु दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य ये रहा कि मुस्लिम लीग ने उसे अस्वीकार कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने इस रिपोर्ट की उपेक्षा की। तब कांग्रेस ने कहा कि अब तक हमारा उद्देश्य मात्र औपनिवेशिक स्वराज्य है। यदि 31 दिसंबर 1930 तक इसे स्वीकार नहीं किया गया तो कांग्रेस आंदोलन छेड़ देगी। वस्तुतः सरकार के उपेक्षापूर्ण रवैये ने गांधी जी को आंदोलन छेड़ने की प्रेरणा दी। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण हम देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन का वो था कांग्रेस की चेतावनी। नेहरू रिपोर्ट के बारे में कांग्रेसी नेताओं में काफ़ी मतभेद था। नेहरू और बोस के नेतृत्व में युवक दल एक रिपोर्ट को केवल पूर्ण स्वतंत्रता के आधार पर स्वीकार करना चाहते थे।
पर गांधी जी की मध्यस्थता से सभी ने इसे स्वीकार कर लिया। इस समय गांधी जी द्वारा जो प्रस्ताव पेश किया गया वह ब्रिटिश सरकार के लिए एक चुनौती के रूप में था। इसमें यह कहा गया कि यदि ब्रिटिश संसद इस विधान को ज्यों का त्यों 31 दिसंबर 1930 तक मान ले और यदि इस तारीख तक वह स्वीकार नहीं किया जाए, इससे पूर्व ही उसे समाप्त कर दिया जाए, ऐसी स्थिति में कांग्रेस देशवासियों को कर न देने की सलाह देकर तथा और भी जो तरीके तय किए जाएंगे उनके अनुसार दूसरा असहयोग आंदोलन छेड़ देगी। सरकार द्वारा इस प्रस्ताव को नहीं माना गया, इसलिए गांधी जी का यह आंदोलन अवश्यंभावी हो गया। एक कारण जो माना जाता है वो है लॉर्ड इरविन की घोषणा। भारत में विप्लवकारी परिस्थितियां देखकर सरकार विचलित हो गई। वहीं इंग्लैंड में भी मजदूर युवकों ने क्रांति की आवाज़ बुलंद की। मई 1929 में वहां मजदूर दल की सरकार सत्तारूढ़ हुई। प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड को भारत के प्रति सहानुभूति थी। उन्होंने इरविन को लंदन बुलाया और 31 अक्टूबर 1929 को एक घोषणा की कि भारतीयों को औपनिवेशिक स्वराज्य दिया जाएगा तथा इस पर विचार करने के लिए लंदन में एक गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाएगा। कांग्रेस के नेताओं ने इस संबंध में 23 दिसंबर 1929 को वायसराय लॉर्ड इरविन से भेंट की, पर इस घोषणा और भेंट वार्ता में कोई स्पष्ट बात नहीं हो पाई। इस कारण कांग्रेस को निराशा हाथ लगी और उन्होंने आंदोलन प्रारंभ करने का निश्चय किया। इसी कड़ी में जो महत्वपूर्ण बात आती है वो है लाहौर अधिवेशन। ब्रिटिश सरकार के दृष्टिकोण से स्पष्ट हो गया था कि वह भारत को उस समय तक स्वराज्य नहीं देंगे जब तक कि वो इसके लिए मजबूर न हो जाए। अतः ऐसी उत्तेजनापूर्ण वातावरण में दिसंबर 1929 में नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में रावी नदी के तट पर कांग्रेस का ऐतिहासिक अधिवेशन प्रारंभ हुआ। इसमें पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पास कर दिया गया। इस प्रस्ताव का एक महत्वपूर्ण अंश इस प्रकार है। कांग्रेस ये घोषित करती है कि वर्तमान स्थिति में कांग्रेस का गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना निरर्थक है। कांग्रेस के विधान की पहली धारा में स्वराज्य शब्द का अर्थ पूर्ण स्वाधीनता है। नेहरू कमेटी की रिपोर्ट स्वीकृत की जाती है। यह कांग्रेस अपने सदस्यों व राष्ट्रीय आंदोलन में लगे हुए व्यक्तियों से यह अनुरोध करती है कि वे अपना सारा ध्येय देश के लिए पूर्ण स्वाधीनता की प्राप्ति में लगाएं, भावी चुनाव में भाग न लें तथा यह कांग्रेस अधिवेशन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को यह अधिकार देता है कि जब वह उचित समझे सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसमें कर न देना जुड़ा है आरंभ कर दे। पूर्ण स्वाधीनता की घोषणा एक क्रांतिकारी कदम था जिसकी प्रगति के लिए अब सत्याग्रह आवश्यक हो गया था। इसी काल में देश में अशांति का वातावरण फैला। 28-29 में अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के कारण देश में पूर्ण असंतोष व्याप्त हो गया था और ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति के कारण औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वालों की जो दशा थी वो निरंतर शोचनीय होती जा रही थी। सरकार ने 1929 में मजदूर संगठनों के सबसे अधिक प्रभावशाली 36 नेताओं को गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाना आरंभ कर दिया था। सरकार के इस कार्य से श्रमिक वर्ग के असंतोष फैल गया। इस समय विश्व के दूसरे देशों के समान भारत की आर्थिक मंदी का शिकार हुआ, जिसके कारण भारत में कृषकों की दशा बहुत अधिक खराब हो गई थी। कृषि उपज की गिरती कीमतों के कारण वे ना तो कर चुका पाने की स्थिति में थे। ऐसे में ब्रिटिश सरकार द्वारा जबरदस्ती लगान वसूली की जा रही थी, जिसमें उनमें और अधिक क्षोभ या गुस्सा फैल गया। सन 1929 में पटेल के नेतृत्व में बारदोली में किसानों ने सरकार को भूमि कर नहीं देने के लिए एक आंदोलन किया। इस सत्याग्रह में उनकी सफलता हाथ लगी, अतः इसे प्रोत्साहित होकर देश के और अधिक उत्तेजना फैल गई और इसीलिए गांधी जी ने आंदोलन आरंभ करने का निश्चय किया। इसी में गांधी जी ने 11 सूत्रीय मांगे पेश की। इस काल में 1930 की जब हम बात कर रहे हैं तो हिंसात्मक संघर्ष की संभावना अधिक हो गई थी और गांधी जी ने इस समय को पहचानते हुए अपने मित्र रेनॉल्ड्स के माध्यम से वायसराय को पत्र लिखकर चेतावनी दी। उन्होंने आंदोलन आरंभ करने से पूर्व अपने साप्ताहिक पत्र यंग इंडिया में एक लेख प्रकाशित किया
जिसमें उन्होंने वायसराय को अपनी मांगें बताई और आश्वासन दिया कि सरकार यदि ये मांगें मांग लेगी तो आंदोलन आरंभ नहीं किया जाएगा। ये जो मांगें थी वो थी पूर्ण नशाबंदी हो, दूसरा मुद्रा विनिमय में 1 रुपया 1 शिलिंग 4 पैसे के बराबर हो, इसके अलावा माल गुजारी आदि कर दी जाए तथा उस पर विधानमंडल का नियंत्रण हो, नमक कर बंद कर दिया जाए, सैनिक व्यय आधा किया जाए, उच्च अधिकारियों का वेतन आधा या उससे भी कम किया जाए, विदेशी वस्त्रों पर तटकर लगाया जाए, तटीय व्यापार संरक्षण कानून पारित किए जाएं, समस्त राजनीतिक बंदियों को छोड़ दिया जाए और उनसे सभी मुकदमे वापस ले लिए जाएं। केवल उन कैदियों को नहीं छोड़ा जाए जो हत्या की चेष्टा में बंदी हैं, शेष सभी बंदियों को छोड़ दिया जाए। ये गांधी जी ने जो 11 सूत्रीय मांगे सरकार के समक्ष प्रस्तुत की। खुफिया पुलिस को तोड़ दिया जाए और उसे जन नियंत्रण में रखा जाए। जन नियंत्रण में आत्मरक्षा के लिए बंदूक का लाइसेंस दिया जाए। इस तरह इन 11 सूत्रीय मांगों से गांधी जी ने एक सकारात्मक मार्ग अपनाया, लेकिन वायसराय ने सिर्फ इतना ही कहा कि मुझे दुख है कि गांधी जी यह रास्ता अख्तियार कर रहे हैं जिसमें कानून और सार्वजनिक शांति भंग होगी। अर्थात उन्होंने गांधी जी की बातें नहीं मानी। गांधी जी ने इस जवाब के बाद कहा कि मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी पर मुझे पत्थर मिला। 2 मार्च 1930 को गांधी जी ने अंतिम चेतावनी का जो दी थी उसका भी कोई असर नहीं हुआ। अतः गांधी जी को आंदोलन शुरू करने का निश्चय करना पड़ा। तो हम देखते हैं कि जो सविनय अवज्ञा जो आंदोलन था उसमें जो उसके कारण थे वो बहुत सारे थे और वो वही कारण थे जो ब्रिटिश सरकार की नीतियों से बन गए थे। अर्थात जब असहयोग आंदोलन खत्म हुआ था, गांधी जी जेल में थे, उसके बाद से ही ब्रिटिश सरकार की नीतियां दमन चक्र चल रहा था। साइमन कमीशन आया, उसमें कोई भारतीय नहीं था। इसके अलावा भारतीयों ने जो नेहरू रिपोर्ट बना के पेश की वो भी अंग्रेजों ने नहीं मानी। इसके अलावा जब भारतीय कांग्रेस ने कहा कि हम औपनिवेशिक स्वराज्य चाहते हैं, अगर यहीं तक हमें दे दिया जाए तो भी हम संतुष्ट हैं, लेकिन जो अंग्रेज सरकार थी वो औपनिवेशिक साम्राज्य देने की हित में भी नहीं थी। इसीलिए 1929 के जो अधिवेशन हुआ कांग्रेस का रावी नदी के किनारे लाहौर में, उसमें भारतीयों के द्वारा या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई। इसके बाद भी गांधी जी चाहते थे कि अगर उनकी 11 सूत्रीय मांगे मान ली जाएं, जिसमें पूर्ण नशाबंदी की मांग की गई थी या जो जितने भी भारत सरकार पर जो व्यय थे उनको कम करने की बात कही गई थी, राजनीतिक बंदियों को छोड़ने की बातें कही गई थी, यदि उनको भी मान लिया जाता तो भी गांधी जी आंदोलन नहीं करते। लेकिन जब उनकी इन बातों को भी नहीं माना गया तो गांधी जी को लगा कि अब आंदोलन करने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। इस कारण गांधी जी ने अपने भारतीय इतिहास का दूसरा महत्वपूर्ण आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ा, जो नमक आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम की दृष्टि से भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या कारण थे। इसके अलावा जितने भी कंपटीशन आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, चाहे वो RS हो, टीचर वाला एग्ज़ाम हो या आपके IS हो, इन सब में भी इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ें। ओके, धन्यवाद। आगे वाले वीडियो में हम इसके बाद की प्रक्रिया, इसके उद्देश्य के बारे में या इसके परिणाम के बारे में, इसकी सफलता असफलता के क्या कारण रहे, उन सब की चर्चा हम इसके अगले वाले टॉपिक पे या अगले वाले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।